नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 23 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। वैसे तो अपनी डेली क्लास होती है, लेकिन संडे को अपना ऑफ रहता है, तो संडे को अपना ऑफ था। फिर मंडे को किसी यार दोस्त की शादी थी तो वहाँ पर जाना पड़ा। देखिए, हम भी एक सामाजिक प्राणी है, तो कभी कभार काम हो जाता है, तो उसको आप मैनेज कर लिया करो। आज है 25 फरवरी, तो 3 दिनों के करंट अफेयर को अपन एक साथ कवर कर लेंगे। वैसे तो 99% आपको डेली के डेली क्लास मिल जाती है। बाय द वे, किसी दिन नहीं मिल पाती है तो अगले दिन जब भी क्लास होगी तो पहले पिछले दिन के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। इसीलिए आपको रेगुलर करंट अफेयर की क्लास मिलती है। आप रेगुलर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो डिटेल एनालिसिस में आपको यहाँ पर करवाऊंगा वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो क्लास के अंत में अपन इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सागर कवच अभ्यास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? अभी सागर कवच एक युद्ध अभ्यास है, उसका आयोजन हुआ। मुख्य रूप से कहां पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर इस बार सागर कवच अभ्यास को संपन्न किया गया था। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय तटरक्षक बल ने 2 दिन का तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच है उसका समन्वय किया था या उसका आयोजन किया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसने कराया था? भारतीय तटरक्षक बल ने। क्या सर इसके अंदर केवल भारतीय तटरक्षक बल ही था, उसके अलावा नहीं थे लोग? तो इसके अंदर नौसेना थी, वहाँ की लोकल पुलिस थी, सीआईएसएफ थी, बीएसएफ थी, सीमा शुल्क भी इसके अंदर शामिल था। तो ये सब मिलकर इस अभ्यास को करते हैं। इस अभ्यास के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां की गई? जैसे लोगों का अपहरण किया गया, नकली तरीके से लोगों का अपहरण किया गया, उसको कैसे बचाना है उस पर किया गया। तस्करी के प्रयास किए गए, जिसके अंदर पुलिस और सेना ने यह कोशिश की कि तस्करी को कैसे रोका जाए, ठीक है। आईईडी के खतरों से कैसा बचा जाए, इन सभी चीज़ों पर अभ्यास किए गए थे। तो पश्चिम बंगाल के तटीय जो तटरक्षक है सागर कवच, वहां पर अभ्यास हुआ था। कहां पर? पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिटेल जो इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर लिखी हुई मिल जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, इस क्लास की पीडीएफ को जरूर प्राप्त करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरव घोषाल ने सिडनी क्लासिक 2025 में किस खेल में जीत हासिल की? देखिए, ये पहले खबरों में रहते हैं क्योंकि पहले इन्होंने संन्यास ले लिया था। अब वो संन्यास से वापस आए हैं और आते ही इन्होंने एक बड़ी प्रतियोगिता जीत ली है। नाम है सौरव घोषाल। किस खेल से संबंधित है? और इन्होंने अभी सिडनी में क्लासिक 2025 के अंदर जीत हासिल की है। वो किस खेल के अंदर जीत हासिल की है? तो वो है स्क्वैश गेम। कौन सा? स्क्वैश गेम के खिलाड़ी हैं सौरव घोषाल। काफी खबरों में रहते क्योंकि पहले इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, अब वापस खेलने के लिए आए हैं। भारतीय स्क्वैश के दिग्गज खिलाड़ी हैं सौरव घोषाल, ठीक है। और इन्होंने पेशेवर स्क्वैश में विजयी वापसी की है। अखबार में से लिखा था इन्होंने पेशेवर स्क्वैश में विजयी वापसी की। रिटायरमेंट से बाहर आने के बाद इन्होंने वापस सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब जीता है। 38 वर्ष इनकी आयु है। 23 फरवरी को फाइनल हुआ था। मिस्र के अब्देल रहमान नासर के साथ इनका फाइनल था। इन्होंने अब्देल को हरा दिया था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस नवीनतम खिताब के अलावा भी जो घोषाल है, कौन? सौरव घोषाल, इन्होंने 11 पीएसए क्राउन जीत रखे हैं। इससे पहले कितने? 11 क्राउन पीएसए इन्होंने जीत रखे हैं, यानी इनका बहुत ही शानदार कैरियर है। और अब सिडनी क्लासिक इन्होंने वापस जीत लिया है। पहले रिटायरमेंट की घोषणा की, रिटायरमेंट से वापस आए, आते ही पहले ही टूर्नामेंट को इसने जीत लिया है। नाम है, खिलाड़ी का नाम है सौरव घोषाल, गेम है स्क्वैश। तो आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि जो सौरव घोषाल है वो किस खेल से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है स्क्वैश गेम से संबंधित है सौरव घोषाल। ये जितने भी फैक्ट है इनको आप कोशिश क्या करो वापस क्वेश्चन की फॉर्मेट में अपन कैसे लेके आए, ठीक है। इस पीडीएफ के अंदर जो भी आपको फैक्ट मिलेंगे आप उनको कोशिश करना कि वापस मैं इसको क्वेश्चन कैसे बना सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना के याद करने की कोशिश करना। और ये पीडीएफ आपके पास रहेगी तो आप एग्जाम टाइम के अंदर रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। रिवीजन बहुत ही जरूरी है। एक बार के लिए इस क्लास को देख लोगे, इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो 99% चीजें याद हो जाएगी, लेकिन एग्जाम टाइम अगर रिवीजन हो जाता है तो फिर कहना है क्या, मजे ही मजे। 12वां क्षेत्रीय 3R, यहाँ पर ये ऐसे लिखना था 3R, कोई बात नहीं। 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इस बार का जो 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम है वो राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर होगा। कहां पर होगा? जयपुर के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, भारत जयपुर के अंदर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करने के लिए तैयार है, ठीक है। ध्यान रखना है, प्रशांत क्षेत्र और एशिया की कंट्रीज इसके अंदर भाग लेगी। ये फोरम कब से कब तक होगा? ये 3 से 5 मार्च, 2 दिन चलेगा। कब? 2025 के अंदर ही होगा। तो कुछ दिनों बाद इसका आयोजन होना है, 3 से
5 मार्च 2025 जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन होगा। कहाँ पर? जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है, वहां पर इसका आयोजन होना है। ये कार्यक्रम है, इसका विषय क्या है, किस विषय पर यह केंद्रित है, आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य और कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर समाजों को साकार करना क्या है, इसका विषय है। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का विषय है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विषय काफी बड़ा है लेकिन नोट्स के अंदर शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ भी होगा, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, इससे पता होना चाहिए। ये जो जयपुर के अंदर जो घोषणा पत्र होगा वो हेनोई घोषणा पत्र पर आधारित है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही घोषणा पत्र एक बार हेनोई के अंदर बनाया गया था और सेम हेनोई घोषणा पत्र पर आधारित जयपुर का घोषणा पत्र होगा, तो बड़े एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है। 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के बारे में ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। 3 से 5 मार्च तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों और कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर समाजों को साकार करना विषय पर यह केंद्रित है और जयपुर घोषणा पत्र हेनोई घोषणा पत्र पर आधारित होगा। ये सारे फैक्ट मैंने इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ाए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा देखिए, ये सप्ताह है वो प्रति ईयर होता है, प्रत्येक साल इस सप्ताह को मनाया जाता है। सप्ताह का नाम क्या है? वित्तीय साक्षरता सप्ताह। अब 2025 के अंदर इसका आयोजन है वो किस संस्था के द्वारा करवाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भाई आपको एक ही संस्था ये करवाती है, कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको शॉर्ट में RBI बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करवाता है और 2025 के अंदर भी इसका आयोजन होगा। ठीक है, ये एक वार्षिक पहल है। वार्षिक पहल का मतलब क्या है? प्रतिवर्ष इसका आयोजन करवाया जाता है। इसके अंदर होता क्या है, जो आम लोग हैं उनको वित्तीय जागरूकता के लिए बढ़ावा दिया जाता है, वित्तीय जागरूकता के बारे में समझाया जाता है। जैसे आजकल आप कहीं भी कॉल करते हो तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास सबसे पहले घंटी नहीं बोलती है। पहले तो कोविड वाला बोलता था, फिर उससे लोग परेशान हुए। आजकल बोलता है कि किसी भी नंबर से आपके पास OTP आए या पुलिस या जज के नंबर से वीडियो कॉल आए तो वो साइबर ठग हो सकते हैं। इसी प्रकार अब एक नया सप्ताह और है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह, जिसके अंदर लोगों को वित्तीय जागरूकता के बारे में बताया जाएगा और वार्षिक पहले प्रतिवर्ष इस सप्ताह को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक इसको होस्ट करती है। इस बार 24 से लेकर 28 फरवरी तक ये चलेगा और जिसका विषय क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी विमेंस प्रॉस्पेरिटी। क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी विमेंस प्रॉस्पेरिटी। 24 से लेकर 28 फरवरी तक इसका आयोजन होना है। तो ये कल से शुरू हो गया है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इस अभियान का शुभारंभ हुआ है। RBI क्षेत्रीय कार्यालय ईटानगर के जो प्रबंधन है अभिषेक मजूमदार, उन्होंने इसका कल उद्घाटन किया था। तो अभिषेक मजूमदार का नाम याद रखना। और RBI का जो क्षेत्रीय कार्यालय है ईटानगर के अंदर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के अंदर। वहां के जो महाप्रबंधक है कौन है? अभिषेक मजूमदार, उन्होंने इसको शुरुआत की है। तो RBI करवाती है। कब से कब तक? 24 से लेकर 28 फरवरी तक चलेगा। इसका विषय क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी विमेंस प्रॉस्पेरिटी इसका क्या है? विषय है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्लास का उद्देश्य क्या है सर? आप क्यों डेली की डेली आ जाते हो, डेली की डेली आके शुरू हो जाते हो? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या है कि आप बताना क्या चाहते हो? मैं बताना ये चाहता हूँ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर करंट अफेयर के अंदर आपने सारे क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। क्योंकि आप जीके पढ़ के जाओगे, जीके तो हर कोई बच्चा पढ़ता है। जो बच्चा सिलेक्शन लेने वाला होता है उसका जीके तैयार होता है, रीजनिंग मैथ भी उसका तैयार होता है। लेकिन जो 1 नंबर से 2 नंबर से जो रहता है ना, उसको पूछ लेना, वो यही बोलेगा कि सर पिछले लास्ट के 1 महीने में मैं अगर करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेता ना तो मेरा हो जाता। करंट अफेयर में क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए। करंट अफेयर आपकी सफलता की धुरी है, इसीलिए डेली की डेली 20 मिनट क्लास लेनी है, 10 मिनट PDF पढ़नी है। PDF कैसे मिलेगी? ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में PDF चाहिए। PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी टीम आपको सेंड करेगी। ये नंबर दिख रहे हैं ना, देख लो, वापस नहीं दिख रहे, बिल्कुल फ्री है। एक बार मैसेज करना, फिर डेली की डेली ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। ये हमारी वेबसाइट है www.infusionnotes.com। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम के लिए हैंड रिटन नोट्स हमारी ये वेबसाइट पे मिलेंगे आपको। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। इसके अंदर कंटेंट बड़ा ही जोरदार मिलेगा, जिसके अंदर चीज़ें टू द पॉइंट, शॉर्ट ट्रिक्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप के माध्यम से दी गई है। बाकी जो भी खबर है एजुकेशन से संबंधित वो हम डालते हैं इन्फ्यूजन नोट्स, इन्फ्यूजन/नोट्स के नाम से जो अपना इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको भी फॉलो कर लेना। क्या पूरे दिन इधर उधर की रीलें देखते रहते हो? काम की रील देखेंगे, इधर आना, अच्छी अच्छी रील आएगी काम वाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। 13वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक कहाँ आयोजित की गई? भाई 13वें क्रम की गवर्निंग काउंसिल बैठक अभी हुई थी, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? आपसे ये पूछा है। माले मालदीव के अंदर। कहाँ? माले मालदीव के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम राइट ऑप्शन है। भारत ने मालदीव के माले में 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी, जिसको BOB शॉर्ट में बोलते हैं, उसके अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की थी। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ। इसका देखिए
आयोजन कहाँ हुआ वो जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर भारत को अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता दी गई है और भारत ने इस अध्यक्षता को ग्रहण किया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रत्येक चीज़ को आपको बड़े ध्यान से सुनना है। मैं बोल रहा हूँ भारत ने मालदीव के माले में 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी, जिसको शॉर्ट में BOB बोलते हैं, उसमें अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है। ये कार्यक्रम 20 से 22 फरवरी 2025 को मत्स्य प्रबंधन पर आयोजित एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का हिस्सा था। भारत ने नीलीय अर्थव्यवस्था के विकास और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का संकल्प भी लिया था। तो आपको ध्यान रखना है 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ हुई, माले मालदीव। इसके अंदर इंपॉर्टेंट घटना क्या है, भारत को अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता इसके अंदर दी गई थी, इसीलिए ये एग्जाम में पूछा जाएगा। 101% क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा विराट कोहली वाला क्वेश्चन है ये। देखो अभी क्या चल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी, उसको होस्ट कौन कर रहा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या हो गया, 3 दिन चला चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान, 3 दिन चला, 3 दिन बाद में चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। जरूरी है, पाकिस्तान को बाहर करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इतने सारे मेहमान आ रखे हैं, उनकी मेहमान नवाजी हो गई, सारी चीज़ें उनको ही तो देखनी है। जब गेम में ध्यान होगा तो बाकी चीज़ें कब देखेंगे, तो अच्छा हुआ पहले न्यूजीलैंड ने हराया, फिर भारत ने पटका, फिर कल उम्मीद थी कि बांग्लादेश कहीं जीत जाए, फिर भारत है न्यूजीलैंड को हरा दे तो न्यूजीलैंड बाहर चली जाएगी, अपन आ जाएंगे, लेकिन कल बांग्लादेश हार गई है। तो भारत और न्यूजीलैंड क्या है, इसका हिस्सा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेमीफाइनल के अंदर दोनों टीमें पहुंच चुकी है, ऑफिशियली तौर पे भी पहुंच जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी पाकिस्तान क्या हो चुकी है, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, ठीक है। और कल वाला मैच तो बड़ा ही शानदार था, विराट कोहली ने तो अच्छे से 2 शतक मार दिया है। विराट कोहली किस प्रारूप में 14,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। वैसे देखो 14,000 रन 2 खिलाड़ियों ने पूरे किए हैं इनसे पहले, सचिन तेंदुलकर ने किए हैं और एक श्रीलंका के हैं कुमार संकारा, इन्होंने 14,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, ठीक है, वनडे फॉर्मेट के अंदर। लेकिन विराट कोहली ने बना लिए, इसका मतलब क्या, 14,000 रन बनाने वाले तो तीसरे खिलाड़ी बने, लेकिन उन दोनों से कम मैच लिए। तो सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने वनडे में, अपने विराट कोहली, 18 विराट कोहली। तो विराट कोहली ने इतिहास रच दिया भाई, क्योंकि वे दुबई के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान 14,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है। कोहली ने महान बल्लेबाज हुआ करते थे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के कुमार संकारा, उनके बाद वनडे में 14,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी ये बन गए हैं। इसके अलावा वनडे के अंदर सबसे ज्यादा शतक किसकी, आपसे ये पूछ ले तो विराट कोहली की है। इससे पहले जो 49 शतक का रिकॉर्ड था सचिन का, वो तोड़ दिया था, 50 हो गया था, लेकिन अब तो 51 भी मार दिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 50 सेंचुरी है, ठीक है। ध्यान रखना है, सेंचुरी में सबसे आगे विराट, सबसे ज्यादा रन बनाने में विराट, और पाकिस्तान दिखते ही तो विराट को पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है। वैसे देखो साइंस में अपन एक चीज पढ़ते हैं, आंखों को सुकून देने वाला रंग कौन सा होता है, हरा। कौन सा होता है, हरा। हरा रंग आंखों को सुकून देता है, इसीलिए हॉस्पिटल के अंदर पर्दे हरे रंग के होते हैं। उसी प्रकार सेम पाकिस्तान दिखते ही फिर विराट कोहली की आंखों को सुकून मिल जाता है, अच्छे से धोते हैं पाकिस्तान को विराट कोहली, ठीक है। बांग्लादेश सरकार ने 25 फरवरी को कौन सा दिवस घोषित किया, भाई एक नया दिवस घोषित किया, इंपॉर्टेंट दिवस है 25 फरवरी को, सैन्य सादत दिवस के रूप में मनाएगा बांग्लादेश। कौन से दिवस के रूप में, सैन्य सादत दिवस के रूप में। कब मनाएगा, 25 फरवरी। कौन सी सरकार मनाएगी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सरकार ने 25 फरवरी को राष्ट्रीय शहीद सेना दिवस के रूप में आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा कर दी है। 2009 के अंदर बांग्लादेश राइफल, जिसको BDR बोलते हैं, उसका एक दुखद विद्रोह हुआ था, उसकी वजह से इस डेट को चुना गया था, ठीक है। BDR विद्रोह, जिसे पिलखाना त्रासदी या पिलखाना नरसंहार भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, पिलखाना त्रासदी या पिलखाना नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। ये विद्रोह 25 और 26 फरवरी 2009 ढाका के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। वहां पर कौन सी डेट, 25 और 26 फरवरी 2009 को यह घटना हुई थी। उसके बाद में कल अधिसूचना घोषित हुई है उसकी कि 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, 25 फरवरी को हम क्या मनाएंगे, आज मना रहे हैं। कौन सा दिवस मना रहे हैं, पिलखाना त्रासदी या पिलखाना नरसंहार दिवस, या इसको राष्ट्रीय शहीद सेना दिवस या अपन सैन्य सादत दिवस के रूप में मनाएंगे। ये दिन C श्रेणी के दिवस के अंदर रखा गया। वहां पर कोई भी दिवस मनाते उसको अलग अलग ग्रेड में रखते हैं, तो C ग्रेड का ये दिवस है। राजधानी ढाका के अंदर वो नरसंहार हुआ था 25 और 26 फरवरी 2009 को। अब इसके उपलक्ष्य के अंदर सैन्य शहादत दिवस के रूप में मनाएगा बांग्लादेश, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महिला शांति सैनिकों को पहला सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया, महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ। भाई पहला ही सम्मेलन है शांति सैनिकों का, महिलाओं का, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। नई दिल्ली में विमेन इन पीस कीपिंग, इसका पूरा मैं थीम बताता हूं क्या, किस विषय पर इसको आयोजित किया गया, ये विषय इसका इंपॉर्टेंट है। विमेन इन पीस कीपिंग ए ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव विषय पर इसको मनाया गया है महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर। इसका विषय एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एक बार फिर बता रहा हूं, सुन लेना। विमेन इन पीस कीपिंग ए ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव इसका विषय रखा गया है और इसका आयोजन
नई दिल्ली के अंदर होगा। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के सहयोग से इसका जो आयोजन है वो हो रहा है। और इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के 35 सैन्य योगदान देने वाली महिलाएं इसके अंदर शामिल होगी। ऐसे देश जहां पर महिला सैनिक हैं और महिला सैनिक जो शांति समझौते के अंदर भाग लेती हैं, तो वैश्विक दक्षिण के 35 सैन्य योगदान इसके अंदर शामिल होंगे। नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। इसका विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोजन करवा कौन रहा है? विदेश मंत्रालय के द्वारा रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होना है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी का प्रधान सचिव 2 किसे नियुक्त किया गया? प्रधान सचिव 2 के रूप में एक बड़े व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। शक्तिकांत दास, जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है। ठीक है, 6 वर्ष तक ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया था और पिछले साल दिसंबर में मैंने आपको पढ़ाया था इन्होंने पद छोड़ दिया है। इनकी जगह संजय मल्होत्रा को नया गवर्नर बनाया गया था और वो 26वें गवर्नर के रूप में इन्होंने पद संभाला था। किन्होंने? संजय मल्होत्रा ने। संजय मल्होत्रा ने भी राजस्व और आर्थिक मामलों विभाग के सचिव के रूप में पहले काम कर रखा था, तो वो अच्छा नॉलेज था इनको। तो शक्तिकांत दास को आरबीआई के गवर्नर के पद से हटाने के बाद प्रधान सचिव 2 के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया, वो भी पीएम मोदी के। तो बहुत बड़े पद पर गए हैं। आरबीआई के गवर्नर थे तो प्रमोशन तो अच्छे पद पे होना ही था। तो प्रधान सचिव 2 इनको नियुक्त किया गया है नरेंद्र मोदी जी का। और 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा ने पद ग्रहण किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? नए धर्म के बारे में है। क्या है क्या नहीं है सारी चीज अपन देखते हैं। असम सरकार ने किस पारंपरिक धर्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी गई? एक पुराना पारंपरिक धर्म है जिसको आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी गई, उस धर्म का नाम है बाथोइज्म। क्या है? बाथोइज्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता दे दी गई है, भाई ध्यान रखना है। असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, जिसको शॉर्ट में बीटीआर बोलते हैं, बीटीआर सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र हो गया, प्रदेश फोरम हो गए, जो भी प्रमुख दस्तावेज है वहां पर आधिकारिक धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को भी शामिल कर दिया है। जैसे अगर आप कोई भी धर्म मतलब कोई भी फॉर्म भरते हो, जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, वहां पर आपको अपना नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखना। आपसे रिलीजन पूछा जाता है, आप धर्म मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, क्या हो? तो आप हिंदू हो तो हिंदू भरते हो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम भरते हो, ईसाई हो तो ईसाई भरते हो, जो भी आपका धर्म है उस धर्म को भरते हैं। अब उस ऑप्शन के अंदर एक नया ऑप्शन और आ गया है, बाथोइज्म। कौन सा? बाथोइज्म का ऑप्शन दिया गया है, जिस विकल्प को आप चुन सकते हो। ठीक है, आपको बताना चाहिए बोडो लोगों की पारंपरिक आस्था बाथोजोई धर्म के अंदर है। बाथोजोई धर्म हिंदू धर्म से मिलता जुलता ही है। जैसे हिंदू धर्म है वो पंच तत्व की कहानी को मानता है, पंच तत्वों को मानता है, यानी 5 प्राकृतिक तत्वों के इर्द गिर्द ही हिंदू धर्म घूमता है। उसी प्रकार ये धर्म भी, बाथोइज्म भी इन 5 तत्वों के आसपास ही घूमता है, यानी 90% तक ये हिंदू धर्म जैसा ही है। ठीक है, और अब इसको एक नए विकल्प के रूप में भी दे दिया गया है। विशेषज्ञों ने इसे स्वदेशी प्राकृतिक केंद्र की आस्थाओं को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस नए धर्म का नाम ध्यान रखना, बाथोइज्म। असम सरकार ने इसको मान्यता दी है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो ये था भाई 23 से लेकर 25 फरवरी 2025 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ आपको कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे यार मुझे अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, तो सच में अच्छा लगता है। इसके अलावा ये नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है, जिससे आपको क्या मिलेगा? डेली की डेली क्लास के बाद में पीडीएफ मिलेगा। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।